चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिजनेस स्टडी का लास्ट टॉपिक हम लोग खत्म हुआ था। इस टॉपिक से रिलेटेड एक हम पहले इसको कंप्लीट करते रहते हैं। देखिएगा, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग का बात करते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में क्या क्या टॉपिक है देखिए, आप यहाँ जीरोक्स दिया गया है। तो जीरोक्स में एक खोलिएगा, कॉस्टली प्रोसेस। प्रोसेस प्लानिंग टॉपिक में जाइएगा, देखिएगा कॉस्टली प्रोसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लानिंग क्या है। प्लानिंग का मतलब, प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप लोग पूरे के पूरे पे एक पार्ट वीडियो क्लास कर चुके हैं। सेकेंड वीडियो आज चालू होता है, इसके अंदर लिमिटेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर बोलिएगा तो ये समझ, ये हमको है, ये इस साल एग्जाम में आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है कि प्लानिंग का लिमिटेशन आ जाए। सबसे पहला बात, प्लानिंग क्या है बेटा? कॉस्टली या प्रोसेस। कॉस्टली प्रोसेस मीन्स प्लानिंग जो मैं करता हूँ, क्या लिखा है सुनिएगा। प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। मनी, टाइम एंड इफोर्ट हैव टू बी स्पेंट इन फोरकास्टिंग, collection of information, evaluation of alternative etc. Services of experts may be necessary to select the best and most economical course of action of an entrepreneur. कोई भी एक एंटरप्राइज है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसको अपना चीज़ों को सक्सेस करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या प्लानिंग लगता है कि नहीं लगता? बिना प्लानिंग के कभी वो चीज़ को सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता है। तो प्लानिंग क्या है सर? कॉस्टली प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग, क्या प्लानिंग बैठे बैठे हो सकता है कि एक सेकंड में? समय लगता है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग करने में आपको समय लगता है, बिना समय के प्लानिंग नहीं होता। रिजिडिटी मतलब होता है प्लानिंग कभी भी आपका, अगर मैं एक प्लानिंग बना लेता हूँ इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं। अगर एक प्लान बना के आप काम करते हैं मतलब एक तो क्या करें, उसी बात को फॉलो करते आ रहे हैं। इससे एक नुकसान ये है कि इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस आता है तो उस चेंजेस को स्वीकार तो नहीं करते कि एज पर प्लान काम करते हैं। आपने पढ़ा होगा प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर क्लास 11 में। प्राइवेट सेक्टर में जो होता है वहाँ पर क्या होता है, वो मैनेजमेंट वो लोग खुद वो लोग करते हैं। लेकिन जब पब्लिक सेक्टर की बात करता हूँ तो मैनेजमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट एक प्लानिंग अथॉरिटी बैठाता है, वहाँ से प्लान तय हो जाता है। और जब एक बार प्लान हो जाता है फिर उसको लंबे समय चलाया जाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आता। अगर क्योंकि हम जानते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है, बहुत जल्दी चेंजेस आता है। मार्केट में कस्टमर कितना जल्दी फ्लक्चुएट कर जाएगा, अगर मैं उसके अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करूँगा, उसके अनुसार अपने आप चेंज नहीं करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, मेरा उस चीज़ को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए, रिजिडिटी तक क्लियर हुआ सबको? अगर हम लोग कॉस्टली प्रोसेस में महंगा है, टाइम कंज्यूमर, टाइम लगता है सर। रिजिडिटी मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होगा। दे आर रिजिड मीन्स फिक्स, दे आर रिजिड मीन्स दे आर फिक्स्ड, they are not to be movable easily. And lack of accuracy means in the case of management, in the case of planning, it is not to be 100% sure that the work should be an effective and efficient manner. They have some error also occurred in the management. अगर मैं बोलूँगा सर एक्यूरेसी क्या 100% होगा? कभी नहीं, इससे भी गलतियाँ हो सकती है, इससे भी गलत हो सकता है, तो एक्यूरेसी वर्ड कभी नहीं होता इसका। सर फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये क्या लिखा है पढ़िएगा बार। डिटेल्ड प्लानिंग में क्रिएट अ फॉल फीलिंग अमॉन्ग द एम्प्लॉय दैट एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। दे मे बी कंसिडर वर्क एज पर प्लान ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन, दे मे फेल्स टू इम्प्रूव। अगर मैं बोलूँगा फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब अगर मान लो प्लान के अनुसार सारे काम हो रहे हैं तो एम्प्लॉय लोग अपना बुद्धि नहीं लगाएगा और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचेगा। वो हमेशा एक प्लान को फॉलो करेगा और उस प्लान के अनुसार चेक करता है। इससे क्या इंप्रूवमेंट कभी आ सकता है? अगर मैं एक ही काम को करते जाऊँगा तो मेरा एफिशिएंसी बढ़ता है, तो आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन एज पर प्लान हमको बोल दिया इतना करने को, तो मैं ज़्यादा क्यों करूँगा? तो इससे क्या होगा, कंपनी को एक नुकसान हो जाता है कि कंपनी इम्प्रूवमेंट को, हाँ, और नए इनोवेशन को नहीं देख सकता अगर प्लान चला रहा है। साइकोलॉजिकल बैरियर एक दिमाग में बन जाता है। अगर आपको दिमाग में बोला ना इतना ही कराना है तो दिमाग बांध लेता है कि बस इससे ज़्यादा नहीं करना। प्लानिंग से चलने से एक नुकसान ये होता है, जैसे एग्जाम में बोल दिया फर्स्ट टर्म सेट बात दिया गया तो मान लो कोई जल्दी खत्म कर दिया, फिर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया आपका कि आप इसके आगे नहीं सोच पा रहे, आपको वहीं तक रुकना है, वहीं बाद आपको रुक जाना है। ये भी गलत चीज़ है। क्यों? एक्सटर्नल लिमिटेशन, they have some internal problem and some external problem also. Government has take some action, customer has some problem, environmental has some challenges. So this type of challenges also take in the planning. आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या प्लानिंग वो सक्सेसफुल नहीं होगा? उसको गवर्नमेंट का इंटरेक्शन हो जाएगा,
कुछ तो लोकल पार्टी आपको तकलीफ दे देगा करने में, कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आपको आ जाएगा, कोई स्ट्राइक आ जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सर ह्यूमन एलिमेंट, सर सब बढ़ाते हुए लेबर लड़ाई कर दिया, काज करबो ना लड़ाई बनना चालू हो गया, लेबर स्ट्राइक हो गया, मटेरियल नहीं मिल रहा, सामान नहीं मिल रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, लाइट चला गया, इलाके का पूरा पंप गई, गोडाउन आग लग गया, कुछ भी हो सकता है। कोई भी कॉजेज है जो हमारा प्लानिंग को फेल कर सकता है। प्लानिंग में ये नहीं होता तुम एज पर प्लान कर ली तो बेस्ट, सब प्लान किए हैं, उससे आपका क्या होगा, आपका इफिशिएंसी बढ़ेगा, टाइम कम लगेगा, काम में एक्यूरेसी मिलेगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना नुकसान भी है। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट नीचे पेज में आओ, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। सब प्लानिंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं था, किसी को लास्ट क्लास बताए थे। आज के क्लास का मेन टॉपिक क्या है, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग क्या है। सब प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप है प्लानिंग करने का, क्या किस तरीके से प्लानिंग करते हैं। सब मुझे प्लानिंग करना है तो ये स्टेप को फॉलो करिएगा, प्लानिंग आपका हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, खुद बताइए, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अगर आप प्लानिंग करने जा रहे हैं उसके पहले तो ऑब्जेक्टिव को सेट कीजिए। सर किसका प्लान कर रहा हूँ, मेरा कोई गोल नहीं है, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, मेरा कोई फ्यूचर नहीं, उसका प्लानिंग क्या करोगे, घंटा कुछ तो होना चाहिए। प्लानिंग करना किसका है, प्लानिंग करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। प्लानिंग का कोई मतलब आपका गोल ही नहीं है, कुछ बनना ही नहीं है, बस ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। एग्जाम का ड्यूरेशन है तो हम लोग प्लानिंग करते हैं, नहीं है तो आप इंजॉय कर रहे हैं। कौन प्लानिंग कर रहे हैं, बैठ के पढ़े, कौन सा पढ़ना, कैसे पढ़ना है, पढ़ते हैं क्या अभी आप। प्लानिंग कब बनाते हैं, एग्जाम का 2 दिन पहले, एग्जाम के 1 महीना पहले, वो बोर्ड के पहले, 10 के पहले, 12 के पहले, ये सब मेन प्लानिंग होता है ना। छोटू मोटू एग्जाम को प्लानिंग भी नहीं करता, देख लेंगे आगे वाला है पीछे वाला है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो ये प्लानिंग नहीं है। कि प्लानिंग करने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है कि सर ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य, टारगेट, सर मेरे को 90% लाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, कितना मेहनत करना पड़ेगा, या मुझे ये सक्सेस करना है, मुझे पाना है, मुझे ये बनना है, इसके लिए मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा। सर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, प्लानिंग कैसे करो। सबसे पहले प्लानिंग के लिए क्या चाहिए आपको, एक गोल को क्या करें, ऑब्जेक्टिव को सेट कर लो। इसके अंदर जाना पड़ेगा, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब आप प्लानिंग प्रीमाइसेस को डेवलप कीजिए। डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस प्रीमाइसेस में कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, उसको इस तरीके से डेवलप कीजिए, अच्छे से कीजिए कि आपका प्लानिंग अच्छे से हो सके। प्लानिंग करने का प्रोसीड्यूर होना चाहिए, वो आपका अच्छा होना चाहिए। फिर क्या करना है आपको, आइडेंटिफाइंग identifying alternative course of action. Identifying the alternative course of action means you have a lots of option. In a case of duration of planning, there is no single option. अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आपका एक प्लान होगा, नहीं, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। उन सारे ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने को प्लानिंग बोलते हैं। डेफिनेशन लिखा है लास्ट क्लास। यू हैव एन अल्टरनेटिव ऑप्शन, यू सिलेक्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज नोन एज प्लानिंग। तो प्लानिंग का अगला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कौन कौन सा आपके पास कोर्स है, क्या क्या आप प्लानिंग कर सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं। ये नहीं कि जो आप एक सपना देख लिए हैं, ये अगर नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा, कोई और कुछ है ही नहीं ऑप्शन। नहीं, कभी भी एक ऑप्शन मत रखो। यू हैव अ मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस, यू हैव मल्टीपल ऑफ थिंग्स, मल्टीपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इफ दे आर सक्सेस, इफ दे आर सम फेल्स, यू कैन मूव टू अदर वे। क्योंकि हर हमेशा जो आप सोचे वैसा आपका जिंदगी नहीं है, जिंदगी आपका सोचे अनुसार नहीं चलता। आपने प्लानिंग किया तो आपने बहुत अच्छा किया हो, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है, सब फिजिकल चैलेंजेस है, सब साइकोलॉजिकल चैलेंजेस है, क्यों ह्यूमन चैलेंजेस है, क्लाइमेटिकल चैलेंजेस है, कुछ भी हो सकता है जो आपका प्लानिंग को सक्सेसफुल नहीं होने देगा। लेकिन उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन अगर होना चाहिए, ठीक है। स्कूल पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। सर आइडेंटिफाई कीजिए बहुत सारा कोर्स, फिर उसमें क्या करिए,
इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव एंड चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। इवैल्यूएट करो अपने अल्टरनेटिव को, तुम्हारे पास जो अल्टरनेटिव है उसको इवैल्यूएट करो, कौन सा बेस्ट है। इतने सारे ऑप्शन है मेरे लाइफ। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, अच्छा कॉमर्स में आए तो कॉमर्स में आपको क्या बताया, 4 स्ट्रीम है। मैं डायरेक्टली बताता हूँ ना, जब तुम कॉमर्स में आए हो 12th खत्म होने का तुमसे पूछा जाए 4 स्ट्रीम है, या CA, CS, CMA या MBA। 4 में से कोई एक कोर्स पकड़ो और अपना उस कोर्स को कंप्लीट करो, तो उसके बाद आपका क्या होगा, अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा। ये 4 आपके अल्टर क्या है, इवैल्यूएशन है। अब ये देखो कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरा अपॉर्चुनिटी क्या है और मेरा थ्रेट क्या है। मैंने आपको पढ़ाया था स्वेट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। उसके अनुसार देखिए कि आपका मजबूती पक्ष क्या है, उसके हिसाब से अपने कौन से कोर्स या कौन सा स्ट्रीम, क्या फ्यूचर आप उसको सक्सेस छू पाएंगे, जिसमें आपको क्या होगा, आपका आप होता है मेरा ये स्ट्रेंथ है, मैं इसको निकाल सकती हूँ, इसमें अगर मेहनत करूँगी तो मेरा काम हो जाएगा, या इसमें मेहनत करूँगा तो मेरा काम निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले आपने क्लास 10 के बाद तो अपना चॉइस किया साइंस कॉमर्स आर्ट्स को लेकर कि मेरा किसमें स्ट्रेंथ है, क्या मेरा वीकनेस है, किसको बहुत ज़्यादा खराब है इसको छोड़ दूँ, तो उसके बाद आप यहाँ पर आए। अब इसके बाद भी आपका ऑप्शन है कि कॉमर्स से भी आगे कहाँ जाना है आपको, तो इसके बाद आप 2 साल के कोर्स पढ़ के समझिए कि मेरा कौन सा अच्छा स्ट्रेंथ है, कहाँ मैं अच्छे से और कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इवैल्यूएट करो, मतलब सबको जांचो, सबके पीछे देखो, सबका सिलेबस देखो, सबका कैरिकुलम देखो, सबका प्रोसेस देखो, सबका सब कुछ जानो कि सर लास्ट तक कर लूँगा तो मैं क्या बन पाऊँगा, कितना कमा पाऊँगा, कितना मैं इवैल्यूएशन हो पाएगा, कहाँ मैं खड़ा रह पाऊँगा, क्या मैं फैमिली संभाल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, मैं क्या करूँ। इवैल्यूएट करो सारे कोर्स को एंड चॉइस करो बेस्ट अल्टरनेटिव, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, क्या आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मुलेटिंग द डेरिवेटिव प्लान, आप डेरिवेटिव प्लान बनाइए। डेरिवेटिव प्लान मतलब आपने जो स्टैंडर्ड सेट ऑलरेडी तय किया था, जो स्टैंडर्ड आपने तय किया था, फिर आपका जो आप एक्चुअली जो कर रहे हैं उसमें डेरिवेटिव कहाँ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ में वो दिक्कत हो रहा है, कौन सा मुझे बेस्ट करना चाहिए, बेस्ट कर लिया और उसका प्लान बनाइए कि इसको पाने के लिए क्या क्या प्लान मुझे बनाना चाहिए। तो यहाँ पर तो आप देखो प्लानिंग करने के लिए स्टेप क्या है, पहला कि ऑब्जेक्टिव तय करो, डेवलपिंग करो प्लानिंग प्रीमाइसेस को, क्या क्या मैं कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, आइडेंटिफाई करो हर सारे कोर्स को, उसमें से जो बेस्ट कोर्स हो उसको चॉइस कीजिए इवैल्यूएट करके। फिर फॉर्मुलेटिंग के लिए डेरिवेटिव प्लान, कि आप उसके लिए कौन कौन सा प्लान बना सकते हो, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, सारे प्लान को इवैल्यूएट कीजिए कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा मेरे लिए, कौन सा मेरे लायक है, कौन सा मेरे लायक नहीं है, उन सब चीज़ को इवैल्यूएट कीजिए। सिक्योरिंग कोऑपरेशन, सिक्योरिंग कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट कीजिए, मतलब सिक्योर कीजिए अपना कोऑपरेशन को कि मैं इस तरीके से अपने को कोऑपरेट कर पाऊंगा, क्या मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल है। वो तो बोलते हैं ना कि मैं शादी वाले में पढ़ लूंगी, मैं पहले बोलता है बेटा तुम पहले चीज़ बुद्धि मत लगाओ, डायरेक्टली अभी मत बोलो, तुम पहले वहाँ पहुँचो, वहाँ का सैनरियो देखो कि वो करने देगा क्या। अभी आप उठा लिए कोर्स खरीद लिए, पढ़ना चालू कर दिए कि 5 साल 6 साल का कोर्स है, उसके पहले आपका इतना उम्र हो गया कि शादी पर करा दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या वहाँ इतना सपोर्ट मिल पाएगा, क्योंकि आप अगर ले रहे हैं घमंड में या ड्रामा के चक्कर में, बाद में कंप्लीट नहीं कर पाओ, मतलब आपका प्लानिंग में क्या गड़बड़ी था। आपका प्लानिंग क्यों, प्लानिंग जब भी होता है वो प्रेजेंट को लेकर और फ्यूचर को लेकर चलता है, कि प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर हमेशा। अगर मेरा फ्यूचर में वो दिख रहा है कि मेरा पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पर, तो क्या फायदा मेहनत करके, इतना टाइम और इतना मनी वेस्ट में कर रहा हूँ और फ्यूचर में उसको सक्सेस नहीं पा पाऊंगा, फायदा क्या। तो ऑलवेज क्या किसी करो, सिक्योर करो कोऑपरेशन, क्या आप कोऑपरेट कर पा रहे हैं, क्या मैं कोऑपरेशन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी सारे काम को, तब करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, लड़का हो तो याद रहो कि फैमिली क्या आपको 5 साल का समय दे रही है, पढ़ने के लिए दे रही है, क्या आपको इतना फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रेंथ है कि आपको 5 साल का पढ़े बिना घर में खर्चा चला, अगर 20 22 23 25 साल तक बैठे हैं और घर को पढ़ा पा रहा है, खाना घर खर्चा चला पा रहा है, आपसे पैसा नहीं मांग पा रहा है, तब कीजिए। बहुत मिडिल क्लास फैमिली अगर सीधा ट्राई करे तो पहले नहीं करता, गारंटी है कि उतना पैसा उसमें लगता है, उतना समय लगता है, उतना उम्र तक घर बैठने देगा नहीं, उसको पैसा चाहिए आपसे कुछ रिकवरी, तो कहाँ से मिलेगा आपको। तो अपने स्ट्रेंथ को देखकर, अपने कॉपरेशन को देखिए, कॉपरेटर को कर पाएंगे उसके तो आप प्लान कीजिए, कोई दिक्कत है। सब कुछ हो गया सर, सब कुछ देख लिया, मेरे को सब कुछ समझ आ गया, मैं कर पाऊंगा। अब फॉलो अप एक्शन, अब जो आपने प्लान किया है उसको क्या करिए, एक्शन को प्लान फॉलो कीजिए, आप फॉलो अप एक्शन, एक्शन को फॉलो अप कीजिए और उसके साथ काम लीजिए। 7 कॉपी में सब उतारिए, एक बार 5 मिनट का समय आपको देता हूँ, एक बार रिवाइज कीजिए, हर एक पॉइंट को पढ़िए अंदर में क्या लिखा है। मैंने जैसे 2 लाइन बोला, मैंने 2 लाइन दिया,
आपको 2 से 3 ऐसे पढ़ने मिला होगा, उसमें डार्क ब्लैक किया होगा, वो डार्क ब्लैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ना है, उसको याद करना है, उसमें छाटना कुछ भी, उससे छाटिएगा नहीं, उतना पूरा आपको पढ़ना होगा। करिए फिर चालू करता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट चालू करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आराम से 2 या 3 क्लास जाएगा, लेकिन अभी मेरे को मेन टॉपिक खत्म करना है, तो मैं इसलिए मेन कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और इसका फीचर्स थी बताएगा। चलो इसके साथ आपको करूँगा। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है पहले सर, सबका नोट से दिखाना क्या है, देखो। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटी bringing together physical, financial and other resources and stabilizing the authority relationship among the job positions। सिंपल सा ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? आपने जो प्लानिंग किया है उस हिसाब से सामान को लाना और उसको प्रोक्योर करना। ऑर्गेनाइज करना मतलब इकट्ठा करना। क्लियर है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस, देखो भाई, ऑर्गेनाइजिंग is the process, लिखना किसी को नहीं है, of identifying and grouping various activities bringing together physical, financial and other resources and stabilizing authority relationships among जॉब पोजीशन। एक बार जरा स्पीड कीजिएगा। ऑर्गेनाइजिंग क्या बोला बेटा? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग वो प्रक्रिया है, ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग। आप आइडेंटिफाई करेंगे और ग्रुप करेंगे वेरियस एक्टिविटीज। देखो सारा बहुत सारे एक्टिविटी आपने प्लानिंग किया है, सबने एक्टिविटी बताया आपने, आप बताएं करेंगे कि ये एक्टिविटी ये करेगा, ये एक्टिविटी इसी करना है, पहले ये फिर ये। जो प्लानिंग आपने बनाया है उस हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर, क्या करना? ऑर्गेनाइज करो प्रोसेस को, जिसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, ग्रुप कर रहे हैं वेरियस एक्टिविटी को, ब्रिंग टुगेदर। फिजिकल मतलब सामान को एक साथ इकट्ठा करना है। जैसे आपने प्लानिंग किया मुझे शादी का सामान करवाना, तो सामान के लिए मटेरियल तो लेकर आना होगा, लेबर तय करना होगा, सब कुछ तो करना होगा ना। तो आप चीज़ें जो कर रहे हैं, जो पहले आप प्लानिंग में सब पेपर वर्क है, प्लानिंग में कुछ आपने चालू नहीं किया, आपने बस प्लान किया कि मुझे ऐसा ऐसा करिए, रोड मैप है। अब उस रोड मैप को पूरा करने के लिए सब सामान तो बात करना होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। फिजिकली कोई सामान को करना, पैसा कहाँ से आएगा उसका हिसाब करना, एंड अदर रिसोर्सेज कहाँ से आएगा उसका हिसाब करना। स्टेबलाइजिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप, किसको क्या ऑथोरिटी दिया जाएगा, किसको क्या पावर दिया जाएगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इन सारे चीज़ों को काम को करने को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन रिजल्टिंग in creation of organizational structure which serve as a framework within which the enterprise function। enterprise किस तरीके से कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या काम कैसे वो कर रहा है, इन सारे को करने को हम क्या बोलते हैं सर? ऑर्गेनाइजिंग। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। सर ऑर्गेनाइजिंग का फायदा क्या है सर? महत्व क्या है? ये स्पेशलाइजेशन है। क्या है स्पेशलाइजेशन? का मतलब क्या होता है? अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग का काम कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम कर रहा हूँ, तो स्पेशलाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू मैं क्या करूँगा? एक्सपर्ट चीज़ आपको दूंगा। अगर ऑर्गेनाइजिंग के चीज़ों का इकट्ठा कर रहे हैं, बेस्ट चीज़, बेस्ट रिसोर्सेस, बेस्ट लेबर, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट ओवरहेड, ऑल अदर कंसर्न and the best manner and the cheapest and for most efficiently and effective manner it can be received if they can be perfectly organized। अगर चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशनल वे से मैं काम करूंगा तो आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, प्रोडक्ट आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा, लेबर आपको बेस्ट मिलेगा, हाँ आपको ओवरहेड का जो मेंटेनेंस है वो भी बेस्ट लगेगा, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कॉस्ट आपका नहीं होगा। सर ऑप्टिमम यूजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हम जानते हैं सर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड,
बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो रिसोर्सेज का मिनिमम यूज करना, यही हमारे इकोनॉमिक्स का मकसद होता था। तो ये इसमें क्या बताया, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ये मकसद हो जाएगा कि आपका रिसोर्सेज क्या होगा, मिनिमम वेस्ट होगा, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, जितना जरूरत हो उतना ही यूज कर किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन, थर्ड वर्ड क्या है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन का मतलब आप कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोऑपरेट करेंगे। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम कर रहे हैं तो आप सबको कोऑर्डिनेट करके काम कराना है, ठीक है, और कोऑपरेशन चल रहा है। कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम को पूरा करना। सिक्योरिटी एंड सपोर्ट, सिक्योरिटी रहता है और आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करिएगा तो सिक्योरिटी है कि इसमें मिनिमम वेस्टेज होगा, इसे कॉस्ट मिनिमम होगा, बेस्ट रिसोर्स मिलेगा, बेस्ट मटेरियल मिलेगा, सब कुछ आपको अच्छा अच्छा मिलेगा, इसका सिक्योरिटी रहता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ अच्छा होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। सर एडोप्टेशन और टू चेंज, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ना चीज़ों में बदलाव लाने की शक्ति भी होती है, एडोप्टेशन करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, हर इंसान को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराया जाता है इसके थ्रू। बोल रहे एड टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा अस्त्र है ये, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा चीज़ है जिससे मैनेजमेंट अपनी चीज़ों को पूरा कर पाता है। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू में क्या करता हूँ, काम को डिवाइड करना। कितने पॉइंट बताया मैंने आपको, एक सेकंड, नहीं सॉरी डिवीजन ऑफ वर्क नेक्स्ट, ये 8 पॉइंट उन्होंने ये नोट्स है, ये 8 पॉइंट है। आप लोग को दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलिए क्लियर है, बढ़ाओ उसको। और सब अब आइए सब देखो, हर कुछ चैप्टर में आपने देखा होगा फंक्शन मैनेजमेंट लोग पढ़ रहे हैं, 5 हेड्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग सब में, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, इसका फंक्शन, इसका लिमिटेशन, इसका स्टेट, ये 5 चीज़ से चैप्टर खत्म है, हर चीज़ में यही पढ़ना है। अगर हम लोगों ने पढ़े से पढ़ा तो हम तुरंत क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट। अब खुद सोचिए, दिमाग लगाइए, कुछ जरूरत नहीं याद करने। ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या है सर, काम को बांटना, क्योंकि आपने प्लानिंग कर चुका है, आपने प्लानिंग कर लिया कि मुझे ये काम करना है और ऐसे करना है, रोड मैप बना चुके हैं। अब आप काम को क्या करेंगे, बांट रहे, काम को बांट रहे, क्योंकि मेरे को मालूम है कि पूरा शादी का काम करवाना है, क्या शादी का काम पूरा का पूरा मैनेजमेंट एक आदमी कर पाएगा। मैंने वहाँ पढ़ाया था, मैनेजमेंट के वर्क इज अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट अ सिंगल पर्सन कैन डू द वर्क। एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, केवल एक प्लेयर, जैसे अभी आरसीबी के साथ अच्छा काम चल रहा है, अकेला बेचारा विराट कोहली खेल रहा, अकेला ऑरेंज कैप पे टॉप में, उसके आसपास भी कोई नहीं, लेकिन आरसीबी एक ही मैच जीता है, पैसा हारा है, कारण कि ग्रुप एक्टिविटी नहीं है। एक लौता उसके अच्छे खेलने से कुछ नहीं होने वाला, बॉलर मार खाया जा रहा है, फील्डर कैच छोड़े जा रहा है, बाकी बैट्समैन आउट होए चले जा रहा है, तो अकेला कितने ही डाले, वो जितना ही मार दे बाकी लोग मार खा जा रहा है। तो बॉलर खराब है, फील्डर खराब है और बाकी लोग खराब, तो अकेला कितना सब जगह पूरा ग्राउंड दौड़ेगा बैठ के, वहाँ कैच उठा लेकर लेगा, नहीं पॉसिबल है। कि वैसी मैनेजमेंट भी है, अगर एक आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है और बाकी सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम प्लान सक्सेस हो पाएगा कभी नहीं, क्योंकि सबका अच्छा खेलना इंपॉर्टेंट है, एक आदमी का अच्छा खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबका अच्छा खेलना इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। सब अगर अच्छा खेलेगा तो मैं सक्सेस पा सकता हूँ। तो पहला वर्ड क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क, इसका मकसद क्या है, काम को बांटना। ये सही, दूसरा क्या है, सर ग्रुपिंग जॉब और एक्टिविटी, ये ग्रुपिंग एक्टिविटी, क्या एक आदमी काम करता है इसका, नहीं, ये ग्रुप में काम होता है। थर्ड क्या है, असाइनिंग द ड्यूटी, ड्यूटी को असाइन किया जाता है कि तुम ये काम करेगा, तुम ये काम करेगी, तुम ये काम करेगी, एज पर देयर क्वालिफिकेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो काम कर सकता है कि नहीं, उसको जानने के बाद मैं उसको काम देता हूँ, उसको काम को असाइन करता। फिर क्या है, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी को डेलीगेट करना, ऑथोरिटी मीन्स पावर, ऑथोरिटी मीन्स पावर, मैंने जब उसको दायित्व दिया है काम को, मैं उसको पावर भी तो दूंगा, क्या कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको केयर कर लेना, तो ऑथोरिटी को मैंने इसको दिया था, पावर मैंने इसको दिया, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी, क्या है सर, ये सारे काम को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, तो इज ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी, क्लियर है। दिस आर द 5 स्टेप्स विच आर इंकर्ड इन अ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। एक मिनट हाथ अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट टॉपिक देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज की क्लास का।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोनों? एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन refers to the structure of well-defined job, each having a definite authority and responsibility. The structure is deliberately designed to enable people to work together effectively for accomplishment of common objective. The individual are required to work under the stabilized rules and regulations. There are official lines of communication between the different person. There is a chain of superior subordinate relationship. क्या बेटा? अगर मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल मतलब आज जैसे बोलते हैं फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर पढ़ते थे आप लोग, फॉर्मल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन बात होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप अगर जो यहाँ पर मालिक है और एम्प्लॉय के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में, मैनेजर और मालिक के बीच में, ठीक है, ये सब के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जो इस कंट्रोलिंग को बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज डेलिब्रेटेड क्रिएटिंग द टॉप, ऐसा ही कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। इट इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन ऑफ डिजाइन वर्क, यहाँ पे काम कैसे बनाता है? उसके स्पेशलाइजेशन के अनुसार। इट डिफाइन एज क्लियरली द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उसके अनुसार होता है। इट डेवलप थ्रू डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, अपने ऑथोरिटी को बांटता है। इट हैज अ रिटेन रूल एंड प्रोसीड्यूर्स, यहाँ पे रिटेन रूल एंड प्रोसीड्यूर्स है। इट इज क्रिएट टू अचीव द नेशनल ऑब्जेक्टिव, और नेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे पाया जा सके, कैसे इसको मैं सक्सेस पाया जाऊँ, सब देखता है। इसका एडवांटेजेस देख लीजिएगा, डिसएडवांटेज देख लीजिए, सेम टू सेम बताना है, कुछ नहीं है। अब दूसरा दिन बड़ा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सब पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन interact or a communication with each other in a course of their work. Gradually they develop friendly relationship and form a small social group. The network of their social group based on friendship is known as informal relationship. सिंपल सा। अच्छा सर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो आप मालिक और एम्प्लॉय बात कर रहे हैं, ये लोग का जो कम्युनिकेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल से स्कूल में पढ़े सर, अगर प्रिंसिपल सर से मैं बात करने जाता हूँ और जिस वे से मेरा उनके साथ कोई डीलिंग होता है, प्लानिंग होता है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा? फॉर्मल। सर मैं स्टूडेंट से जो कांटेक्ट करता हूँ, जो बात करता हूँ, वो क्या कहलाता है? फॉर्मल। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट टीचर या स्टाफ में बात कर रहा हूँ, वो जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इनफॉर्मल। वो हम लोग फ्रेंडली बात कर सकते हैं, कुछ मजाक मस्ती हम लोग कर सकते हैं बैठ के। स्टूडेंट में बात कर रहा है, इनफॉर्मल। स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा है, फॉर्मल। स्टूडेंट प्रिंसिपल से बात कर रहा है, फॉर्मल। प्रिंसिपल स्टूडेंट से बात कर रहा है, फॉर्मल। प्रिंसिपल टीचर से बात कर रहा है, फॉर्मल। प्रिंसिपल अपने खुद के कोऑर्डिनेटर से बात कर रहा है, इनफॉर्मल। तो कमी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल का मतलब होता है वो अपने टॉप या लोअर से बात कर रहा है, तो वो फॉर्मल हो गया। वो अपने खुद के डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, तो ये फॉर्मल। इनफॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके का कम्युनिकेशन होता है। इसी दोनों चीज़ को देखिए, लिमिटेशन क्या, दोनों डिफरेंस क्या, पीछे देख लीजिएगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे। आज का टॉपिक आधा रुका नहीं आपको, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ तक रखिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन का, इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू। थैंक यू, बाय।